वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। और भूगोल का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसको हम एक विशेष नाम से जानते हैं। वो नाम है मानव भूगोल, जिसको अंग्रेजी में हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक, तो बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, तो ह्यूमन ज्योग्राफी से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा में। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो आप में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। वो तो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में 2018 से पहले अधिक मतलब सभी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव वगैरह का सिस्टम नहीं था, लेकिन 2018 के बाद में नियम चेंज हुआ, उसके बाद में सिस्टम आया। तो देखेंगे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का जैसे पेपर होता है आपका, ठीक उसी प्रकार से ये पेपर मैं मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मॉडल पेपर ये है किस वर्ष का? 2021 का। तो 2021 की जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा लेक्चर देखना है, स्किप भी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगर आपको इसका पहले पेपर से संबंधित मॉडल पेपर देखना है, यानी जो फिजिकल जियोग्राफी होती है, यानी जो जिसका हम हिंदी में बोलते हैं जिसको भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल का अगर आपको मॉडल पेपर देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल यानी शुक्ला आईडी पॉइंट पर जाकर के आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसकी। ठीक है, भौतिक भूगोल की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा उसके बाद में मानव भूगोल की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। उसमें बहुत सारे वीडियो आपको इससे पेपर से संबंधित रिलेटेड मिल जाएंगे आपको इस पेपर से। ठीक है, दोनों पेपरों से। तो आप कुल मिलाकर के आप हमारे चैनल से बने रहेंगे, पूरी की पूरी तैयारी आपकी विधिवत रूप से चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं 100 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो बीए प्रथम वर्ष मानव भूगोल पेपर 2 मॉडल पेपर 2021, 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्रों ये जान लीजिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, मानव भूगोल का मॉडल पेपर। तो सबसे पहले एक प्रश्न ये निर्धारित हो जाता है, सार्वभौमिक प्रश्न, यूनिवर्सल क्वेश्चन, जो कि हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, एक आध प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है कि मानव भूगोल का जनक कौन है। एक प्रश्न ये पूछा जाएगा हमेशा। तो मानव भूगोल का जनक कौन है भैया? तो फ्रेडरिक रेटजल है। इनकी एक पुस्तक थी, इसी पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल को पहले डिफाइन किया था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, और उनका क्या नाम है पुस्तक का? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम है, फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने लिखा। और यही रेटजल है, इनकी एक शिष्या थी, उनका नाम क्या था? तो यही रेटजल है, इनकी एक शिष्या थी, उनका नाम है कुमारी सेम्पुल। तो प्रश्न ये भी पूछा गया था कि कुमारी सेम्पुल किसकी शिष्या हैं? तो कुमारी सेम्पुल जो है वो रेटजल की शिष्या हैं, फ्रेडरिक रेटजल की। ठीक है, इनका नाम रेटजल लिखा रहेगा ऑप्शन में, रेटजल समझ जाइएगा आप। ठीक, तो रेटजल किसकी शिष्या है? कुमारी सेम्पुल की। और मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कुमारी सेम्पुल ने ये बात भी कही थी, ये प्रश्न भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, कि मानव भूगोल अस्थायी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह कथन कुमारी सेम्पुल का ही है। और मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव भूगोल जो होता है वो अस्थायी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील जो संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन करता है मानव भूगोल। ठीक, ये बात कही थी, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्नों पर। देखें, प्रश्न आपका पहला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि विकास एक पूर्व निश्चित क्रम में होता है। क्या विकास एक पूर्व निश्चित क्रम में होता है? यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। इन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। साथ ही साथ इससे पहले उद्विकास का सिद्धांत जो है दिया था किसने? तो किसने दिया था? उसने डार्विन ने दिया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। इन्होंने उसमें जो है बात में हेयर फेयर की, मतलब उसको परिवर्तित किया, उसको वैज्ञानिकता दी, उसमें सुचारू रूप से सारी बातें कही, मतलब एकदम विस्तृत रूप से। ठीक, ये प्रश्न है कि विकास जो होता है एक पूर्व निश्चित क्या होती है? पूर्व निश्चित क्रम में होता है। ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। अगला प्रश्न देखिए, नियतिवाद के विचारकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नियतिवाद के विचारकों को हम किस नाम से जानते हैं? नियतिवाद के विचारकों को हम, प्यारे दोस्तों, हम किस नाम से जानते हैं? तो देखें, नियतिवाद के विचारकों को हम जियोक्रेट नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं?
जियोक्रेट के नाम से जानते हैं। और नियतिवाद के विचारकों में प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? कुमारी सेम्पुल है आपकी, हंटिंगटन है, व्हाइट एवं रेनर। ठीक, तो कुमारी सेम्पुल, हंटिंगटन, व्हाइट एवं रेनर, ये सभी कैसे विचारक हैं? नियतिवाद के विचारक हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। ठीक, नियतिवाद के विचारक हैं। अगला प्रश्न देखिए, संभववादी विचारकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब संभववादी विचारक, अब ये नियतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद, ये कौन कौन सी ये वाद जो हैं, इस पर हमने वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, तो देखेंगे नियतिवाद के विचारकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नियतिवाद के विचारकों को हम जानते हैं जियोक्रेट के नाम से, जबकि जो संभववादी विचारक है उनको बियोक्रेट के नाम से। ठीक है, तो बियोक्रेट के नाम से किसको जानते हैं? संभववादी विचारकों को हम बियोक्रेट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात, संभववादी विचारकों को हम किसके नाम से जानते हैं? बियोक्रेट के नाम से जानते हैं। और संभववादी वाद का जो जन्म हुआ था वो 20वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। किसका जन्म? संभववाद का जन्म हुआ था। ठीक है, कार्यों की महत्ता पर बताई गई है। एक प्रश्न पूछा गया था इस संबंध में कि मानव के कार्यों की प्रधानता या महत्व किस विचारधारा में है या किस वाद में है? तो संभववाद में मानव के कार्यों की महत्ता के बारे में बताया गया है। ठीक, एक आता है नवनियतिवाद। तो नवनियतिवाद के विचारधारा के प्रणेता कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर हैं। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। तो टेलर महोदय ने कौन सी जो विचारधारा का प्रतिपादन किया? नवनियतिवाद। नवनियतिवाद किसने दिया है? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया। ध्यान रखेंगे इतनी बात। और एक प्रश्न पूछा गया था कि जो टेलर महोदय हैं, ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने नवनियतिवाद की विचारधारा दी, वो किस देश के निवासी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। और नवनियतिवाद को ही एक और नाम से हम जानते हैं, नियतिवाद, नवनियतिवाद जो है, यानी जो न्यू विचारधारा आई है प्रकृति की, यानी नेचुरलिज्म की, उसको एक और नाम से जानते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन, यानी स्टॉप एंड गो थियरी, रुको एंड जाओ निश्चयवाद, या रुको एंड जाओ सिद्धांत। ठीक है, तो निश्चयवाद को हम अंग्रेजी में डिटर्मिनिज्म या फिर आप बोल सकते हैं नेचुरलिज्म। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं। अब रुको एंड जाओ सिद्धांत में होता था, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जो बताया, इसमें ये होता था मित्रों कि जैसे कि एक यहाँ पे दो चीजें मान लें हम, जैसे कि एक चौराहा है, एक चौराहा है इस पर से, तो यहाँ पर एक पुलिस खड़ा होता है जो कि रोड वाला पुलिस होता है। ठीक है, तो जो ट्रैफिक पुलिस जिसको हम बोलते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खड़ा है और ये इधर वालों को कहता है, जो इस साइड से आ जा रहे हैं, इनको कहता है आओ। तो ये लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब यहाँ से जो आते हैं ये वाले, इनको कह दिया, हाथ दिखा दिया रुको, तो ये रुक गए, इनको कह दिया जाओ, तो ये जा रहे हैं। इसी प्रकार से इनको रोकेगा, इनको जाने देगा, उनको रोकेगा, इनको जाने देगा। तो यही सिद्धांत मतलब एक पुलिस की भांति कार्य करता है। ये ट्रैफिक पुलिस की भांति, कौन? नवनियतिवाद जो विचारधारा है, एक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य करता है। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब? कि प्रकृति जो होती है ये ट्रैफिक पुलिस के समान है, और जो इस पे आ जा रहे लोग हैं, ये हम लोग हैं, मनुष्य हैं। तो मनुष्य को संभावनाएं प्रदान करती है कौन? प्रकृति। और प्रकृति जो होती है क्या करती है? मानव एक माध्यम होता है केवल, और मानव पर नियंत्रण करती है कौन? प्रकृति। प्रकृति पूर्ण रूप से मानव पर नियंत्रण रखती है। जब प्रकृति की अवहेलना आप करेंगे, प्रकृति को अगर आप नष्ट करना चाहेंगे, तो प्रकृति आपको क्या कर देगी? आपका निरसन कर देगी, आपका इलिमिनेशन कर देगी, आपको खत्म कर देगी। ठीक, इसीलिए आप जिराफ का उदाहरण देखे होंगे, इंटर में पढ़ा होगा, जिराफ खत्म हो गए। पहले दो प्रकार के जिराफ हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन महोदय बताते थे कि पहले दो तरह के जिराफ हुआ करते थे, एक लंबी गर्दन वाले और एक छोटी गर्दन वाले, गाय भैंस की तरह। तो जो लंबी गर्दन वाले थे, उन्होंने प्रकृति के साथ अनुकूलन कर लिया, मतलब प्रकृति के साथ खुद को बदल लिया, तो वो जिंदा रह गए। लेकिन जो इसकी तरह जिराफ थे, छोटी गर्दन वाले, उन्होंने प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन नहीं कर पाया, मतलब प्रकृति के अनुसार वो स्वयं को अपने उसमें परिवर्तित नहीं कर पाए। तो क्या हो गए? खत्म हो गए। प्रकृति ने उनका निरसन कर दिया, प्रकृति ने उनका क्या कर दिया? इलिमिनेशन कर दिया। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखेंगे। जबकि लैमार्क ने बताया था कुछ दूसरा, कि जो लंबी गर्दन वाले जिराफ है, इसी पहले जो जिराफ हुआ करते थे वो केवल गाय भैंसों की तरह हुआ करते थे। बाद में हुआ क्या कि जंगल में रहते थे जिराफ लोग, अब जंगल में घास थी जितनी वो खत्म हो गई, पानी बरसा, सब सूख गई, पानी भरा है नीचे, और उसके बाद में पेड़ है तो पेड़ में की पत्तियां खाने लगे धीरे धीरे जिराफ लोग। तो अगली टांगों का और गर्दन का प्रयोग अधिक मात्रा में किया, तो इसीलिए क्या हुआ? धीरे धीरे दर पीढ़ी अनुवांशिकता बढ़ती गई, और इसी प्रकार से जिराफ आज के युग में लंबे गर्दन वाले और लंबी टांगों वाले, अगली टांगें उनके लंबी होती हैं, इस प्रकार के जिराफ हमारे पाए जाते हैं। ठीक, तो यह लैमार्कवाद कहा, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, चलिए, तो इसी प्रकार से नियतिवादी विचारधारा, तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको नियतिवादी विचारधारा क्या है, नवनियतिवादी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
नव निश्चयवाद एक है, उसको किस नाम से जानते हैं हम, तो उपयोगी संभववाद के नाम से हम जानते हैं नव निश्चयवाद को। तो प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं कि नव निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उपयोगी संभववाद के नाम से जानते हैं। एक पुस्तक है हिप्पोक्रेटस महोदय ने लिखी है, वो पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑन ईयर वाटर एंड प्लेसेस, तो ऑन ईयर वाटर एंड प्लेसेस पुस्तक के लेखक कौन है, हिप्पोक्रेटस महोदय ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमने इसको बता दिया। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, आगे है अगला प्रश्न आपका कि किस विद्वान ने कहा है कि एशिया के लोग आराम तलबी हैं जबकि यूरोप के लोग अपेक्षाकृत सक्रिय हैं, इसका कारण जलवायु है। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस हमने पुस्तक इनकी कौन सी बताई, ऑन ईयर वाटर एंड प्लेसेस। यही हिप्पोक्रेटस है, ये कहते हैं कि एशिया के लोग जो हैं वो क्या है, आराम तलबी हैं। क्या है, आराम तलबी है, मतलब कि ये आराम ज़्यादा पसंद करते हैं, आराम करते हैं ये लोग। जबकि जो एशिया वो यूरोप के लोग हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो सक्रिय रहते हैं। इसीलिए यूरोप कंट्री आज आगे है, एशिया की कंट्री पीछे है। ये विचारधारा दी किसने, हिप्पोक्रेटस महोदय ने। ठीक, हिप्पोक्रेटस। ठीक, ध्यान रखेंगे एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निश्चयवाद के वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। निश्चयवाद के वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, निश्चयवाद के वैज्ञानिक हम्बोल्ट, रिटर, यही सब हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जबकि नियतिवाद के कौन है, नियतिवाद के हंटिंगटन, कुमारी सेम्पुल, हॉइट और रेनर। ठीक, ध्यान रखेंगे हंटिंगटन नियतिवाद के हैं, और उसके बाद में जो हमने बताया निश्चयवाद के कौन है, तो हम्बोल्ट और रिटर हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रसिद्ध विचारक है अरस्तु, अरस्तु ने लगभग 4000 पुस्तक लिखी थी। अरस्तु लगभग 4000 पुस्तकें इनके प्रकाशन में आई थी, अरस्तु की लिखी गई हैं। ठीक, इनका जीवन काल क्या था, प्रश्न पूछा गया था कि अरस्तु का जीवन काल कितना था। तो अरस्तु का जीवन काल था मित्रों, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 384 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 322 ईसा पूर्व। इतने समय में इन्होंने लगभग 4000 पुस्तकों का लेखन किया। हालांकि कुछ पुस्तकें 2-2 पन्ने की हैं, मतलब 2 पेज की, 3 पेज की, 10 पेज की, इस प्रकार से भी हैं। ठीक, और ये मानते थे, बहुत तगड़े विचारक थे। यूरोप में अगर ये बात कोई कह देते थे अरिस्टोटल, तो कोई बात इनको काटने वाला, कोई बात मतलब कोई काटता नहीं था इनकी बातों को, अरस्तु के। ठीक, जैसे हिंदी साहित्य में अगर शुक्ला जी कोई बात कह दे तो उसको काटने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हालांकि काटी इनकी बात आचार्य शुक्ला जी की, लेकिन जो स्थान हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ला जी का है, वही स्थान वहाँ में मतलब यूरोपीय कंट्रियों में अरस्तु का था। ठीक, आचार्य शुक्ला जी ने देखते नहीं कि इंदुमती कहानी बताया, तो इंदुमती को बता दिया कि ये जो है पुरानी है कहानी, मतलब बंगला की एक कहानी है, उससे ली गई है। अब जब बंगला की कहानी से वो ली गई थी तो उसको हटा दे। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी थी ये, लेकिन इसको कहा कि ये तो मौलिकता पर आधारित ही नहीं, मौलिक कहानी है ये नहीं है। ठीक है, इसकी मौलिकता तो बंगाली भाषा से ली गई है। तो मतलब तुरंत कहा, एक बात कहा शुक्ला जी ने, इसमें मौलिकता है ही नहीं, तुरंत खारिज हो गई। तो यही सारी चीजें हैं। अरस्तु जो था उसने कहा था कि जो औरतें होती हैं, अरस्तु की बात करूं, अरस्तु ने क्या कहा था कि जो औरतें होती हैं उनके दांत कम होते हैं। ठीक, उनके दांत कम होते हैं। और कहा इसने कि जो भगवान होते हैं, ईश्वर ने केवल मनुष्यों को बनाना चाहा था, मतलब जो पुरुष होते हैं उन्हीं को बना रहे थे, पुरुषों को ही, लेकिन गलती से महिलाएं बन गई। गलती से महिलाएं बन गई तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाओं का भी विकास होने लगा। ये अरस्तु कहता था। तो मतलब ये अपने विचारधारा में ऐसा वास्तविक रूप से है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये मतलब माना था इन्होंने। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस विद्वान ने कहा कि एशिया के लोग आराम तलबी हैं जबकि यूरोप के लोग अधिक मतलब अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय हैं, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विचारक एवं विद्वान अरस्तु का जीवन काल था। देखिए प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो 384 से 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निश्चयवाद के वैज्ञानिक व्याख्याकार थे। निश्चयवाद के जो वैज्ञानिक व्याख्याकार थे हम्बोल्ट एवं रिटर, हमने बताया था अभी आपको। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने देखा नहीं इसमें, लेकिन वैसे मैं बता रहा था, लेकिन यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि पिग्मी किस प्रजाति के वर्ग के प्रतिनिधि हैं। पिग्मी किस प्रजाति वर्ग के प्रतिनिधि हैं। पिग्मी जो होते हैं किस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो निग्रॉयड प्रजाति के हैं। पिग्मी जनजाति जो है वो निग्रॉयड प्रजाति से संबंध रखते हैं। ठीक, तो पिग्मी निग्रॉयड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पिग्मी का वर्ग है। पिग्मी का वर्ग कौन है, डिंगा जो होता है पिग्मी का वर्ग होता है। डिंगा जो होता है पिग्मी का वर्ग होता है, मतलब पिग्मी के अंतर्गत आता है डिंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। पिग्मी जनजाति के लोग शिकार करते थे, किससे करते थे, तो पिग्मी के लोग जो शिकार करते थे तीर धनुष से करते थे अधिकतर। ठीक, किसके करते थे, तीर धनुष से करते थे। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न देखिए, खिरगीज किस भाषा का शब्द है? जनजातियों से संबंधित ये प्रश्न है। खिरगीज शब्द का तो खिरगीज किस भाषा का शब्द है? सॉरी, खिरगीज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, खिरगीज जो भाषा, खिरगीज जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। जबकि खिरगीज जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है खिरगीज शब्द का? तो खिरगीज का मतलब होता है 40 बेटियां। क्या होता है? 40 बेटियां। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खिरगीज शब्द का मतलब क्या होता है? 40 बेटियां। क्या अर्थ होता है खिरगीज का? 40 बेटियां। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक प्रश्न पूछा गया था कि किस जनजाति के घरों को कू कहा जाता है? तो किस जनजाति के घरों को कू कहा जाता है मित्रों? किस जनजाति के घरों को कू कहा जाता है? तो लगभग संथाल के जो घर होते हैं उनको हम कू कहा जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने ही दिया था, जिन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बातों को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि खिरगीज जिस तंबुओं में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो खिरगीज जिन तंबुओं में रहते हैं, खिरगीज जिन तंबुओं में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कारा कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। बोडो कहाँ पे निवास करते हैं? एक प्रश्न पूछा गया, बोडो कहाँ पे निवास करते हैं? गारो पहाड़ी पर। गारो, खासी, जयंतिया ये पड़ती है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर जो है बोडो नामक जनजाति निवास करती है। ध्यान रखेंगे। और केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? प्रश्न पूछा आता है। केरल में चेंचू, आंध्र प्रदेश में भी चेंचू पाई जाती है। ठीक, 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है, तो वह मुंडा होती है। ठीक, मुंडा जनजाति सरहुल का त्योहार मनाती है। ठीक, भोटिया उत्तर प्रदेश की क्या है? भोटिया उत्तर प्रदेश की क्या होती है? जनजाति है। ठीक, गोंड भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ये सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए जनजातियों को लेकर के। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि गोंडों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को हम क्या कहते हैं? तो जो गोंड स्थानांतरणशील कृषि करते हैं उसको हम दिप्पा कहते हैं। दिप्पा कहते हैं, क्या कहते हैं? दिप्पा। गोंडों के द्वारा की गई स्थानांतरणशील कृषि को हम दिप्पा कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है मित्रों? स्थानांतरणशील कृषि को ही हम एक और कृषि के नाम से जानते हैं, काटो एंड जलाओ कृषि। क्या? काटो और जलाओ कृषि। ध्यान रखेंगे, काटो और जलाओ कृषि किस कृषि को कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काटो एंड जलाओ कृषि किस कृषि को कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है कि स्थान बदलना करे। स्थान बदला करे मतलब क्या होता है? जनजातीय लोग जो होते हैं वो जंगल को जलाते हैं, पहले जंगल को काटते हैं, उसके बाद में उसको जला देते हैं। अब काटने के बाद में जंगल जला दिया, वहीं पे भूमि बना लिया, भूमि में वो खेती करने लगे। जब तक खेती उपजाऊ रहेगी तब तक वहां पे खेती करेंगे, और जैसे भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तुरंत वो स्थान छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे और वहां पे खेती करना प्रारंभ करेंगे। फिर वहां पे यही प्रक्रिया चलेगी, काटेंगे, जलाएंगे, खेती करेंगे। तो इसीलिए इस कृषि को हम क्या कहते हैं? काटो और जलाओ कृषि। तो जो गोंड जनजाति होते हैं ये भी स्थानांतरणशील कृषि करती है, और जो ये स्थानांतरणशील कृषि करती है इस कृषि को हम दिप्पा कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनजातियों के द्वारा स्थानांतरणशील कृषि के अलग अलग नाम होते हैं। क्या? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनजातियों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि गोंडों के द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरणशील कृषि होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं किस नाम से मित्रों? तो जो गोंड कृषि करते हैं उसको दिप्पा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दिप्पा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोंडों की बस्ती को हम क्या कहते हैं? तो गोंडों के बस्ती को हम क्या कहते हैं? गोंडों की बस्ती को हम गोंडवारा कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भील जनजाति के लोग निवास करते हैं कहाँ कहाँ पे? एक प्रश्न पूछा गया था भील जनजाति के लोग, तो ऑप्शन में ऊपर डी मिलेगा आपको, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भील जो है अलग अलग प्रकार के हमें हर जगह निवास करते हैं। ठीक, भोटिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो लोग कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भोटिया जनजाति के लोग क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक, भोटिया जनजाति के लोग कैसे होते हैं? केवल शाकाहारी होते हैं। ठीक, संथाल जनजाति के लोग चावल, मांस, सब्जी ये सब सारी चीजें खाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या है। मुंडा एक जनजाति है, मुंडा, मुइया, डुइया, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ओराव, मुंडा, मुइया, डुइया, ये सब संथाल, ये सब जनजाति पाई थी झारखंड में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है तो ये गांव का मुखिया। मुंडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मुंडा जनजाति होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गांव का मुखिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, बैगा। बैगा जनजाति के धार्मिक पुरोहित को हम क्या कहते हैं? तो बैगा जनजाति के धार्मिक पुरोहित को हम कहते हैं गुनिया। गुनिया, ठीक। बैगा जनजाति के धार्मिक पुरोहित को क्या कहते हैं? गुनिया कहते हैं। बैगा जनजाति के धार्मिक पुरोहित को गुनिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टोंडा जनजाति के अर्धचंद्राकार झोपड़ी नुमा ग्रहों को क्या कहते हैं? यानी जो घर होते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो टोंडा जनजाति होती है, कोटा तोड़ा तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अर्धचंद्राकार झोपड़ी बना करके रहती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? अर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अर्स कहते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति में स्त्री एवं पुरुष को बहुविवाह करने की छूट होती है? टोंड जनजाति में। टोंड यानी टोंडा जनजाति में। टोंडा जनजाति में क्या होता है मित्रों? टोंडा जनजाति में स्त्री और पुरुष को क्या करने के लिए? तो स्त्री और पुरुष को बहुविवाह, यानी चाहे जितने स्त्री रख ले कोई, चाहे जितना पुरुष रख ले, तो जो टोंडा जनजाति होती है, यानी टोंड जनजाति, इसमें एक से अधिक स्त्री और एक से अधिक पुरुष रख सकते हैं। टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित एक पर्वत की श्रेणी है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत पर क्या पाई जाती है? टोंडा जनजाति पाई जाती है। टोंडा जनजाति जो होती है, इसको किस प्रकार का विवाह करने के लिए छूट मिलती है? तो ये बहुविवाह कर सकते हैं। बहुविवाह क्या होता है? जिसमें अधिक पुरुष रह सकते हैं, मतलब एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं, और एक मतलब पति के, मतलब एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं। तो चाहे जितने पत्नी रखें, चाहे जितना पति रखे, कोई उनको बोलने वाला नहीं होता उसमें। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित, हाँ तो ये हो गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने है मित्रों, कि जियोग्राफी ऑफ स्पेशल वेलबींग। जियोग्राफी ऑफ स्पेशल वेलबींग के लेखक कौन है? तो जियोग्राफी ऑफ स्पेशल क्या है? जियोग्राफी ऑफ स्पेशल वेलबींग के लेखक कौन है? तो वेलबींग के लेखक कौन है? अल्बाम। अल्बाम महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो जियोग्राफी ऑफ स्पेशल वेलबींग पुस्तक। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? अरस्तु हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि क्रांतिकारी भूगोल भूगोल की अगली क्रांति है? किसने कहा था कि क्रांतिकारी भूगोल भूगोल की अगली क्रांति है? तो डेविड स्मिथ ने कहा था। डेविड स्मिथ ने क्या कहा था? कि जो क्रांतिकारी भूगोल है वो भूगोल की ही अगली क्रांति है। ये सब का बात किसने की? डेविड स्मिथ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन जियोग्राफी या वेलफेयर अप्रोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ह्यूमन जियोग्राफी या वेलफेयर अप्रोच। तथा एक पुस्तक और भी है, व्हेयर द ग्रास इन ग्रीन। तो व्हेन द ग्रास इन ग्रीन पुस्तक, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड स्टीन। ये क्या कहा थे इन्होंने? जो क्रांतिकारी भूगोल होता है, भूगोल की क्या है? भूगोल की अगली क्रांति है, ठीक है। ये कथन किसने कहा? डेविड स्टीन ने। इनकी पुस्तक कौन सी इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन जियोग्राफी या वेलफेयर अप्रोच, या व्हेयर द ग्रास इन ग्रीन। इन दोनों पुस्तक का आप ध्यान रखेंगे। हमने एक पुस्तक और भी बताई आपको, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अपने यहाँ के सबसे होनहार चाणक्य महोदय, ठीक है, कौटिल्य जिनको जानते हैं हम, ठीक। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संभववाद की जो विचारधारा थी उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो संभववाद की विचारधारा का जो जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। संभववाद की विचारधारा का जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। इन्फ्लुएंसेस एक पुस्तक है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक हैं कुमारी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल कौन है? तो कुमारी सेम्पुल जो है वो किसकी शिष्या है? कुमारी सेम्पुल जो होती है वो किसकी शिष्या है मित्रों? हमने क्या बताया था, ध्यान करिए। तो कुमारी सेम्पुल जो है वो रेटजल की शिष्या है। रेटजल कौन है? रेटजल मानव भूगोल के पिता हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, मानव भूगोल अस्थायी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन। यह कथन किसका है? कुमारी सेम्पुल का। ये शायद हो गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत किस किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक। वेबर के द्वारा उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत, उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? वेबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडल भूगोल पर प्रकाश डाला किसने डाला? पीटल, हैगट एवं टेलर।
तीन विद्वान पीटर हैगेट एवं टेलर। पीटर हैगेट एवं टेलर, तीन नहीं है दो है, पीटर हैगेट एक ही है। पीटर हैगेट एवं टेलर महोदय ने क्या किया है, पीटर हैगेट एवं टेलर महोदय ने मानव भूगोल पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है हृदय स्थल सिद्धांत यानी किसने, हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी किसने दी है, तो हार्टलैंड थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी देने वाले जो विद्वान है जॉन मैकेंडर, जॉन मैकेंडर। हार्टलैंड थ्योरी जॉन मैकेंडर। हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जॉन मैकेंडर ने किया। जबकि आर्थिक भूदृश्य का प्रतिपादन किसने किया, आर्थिक भूदृश्य का सिद्धांत लोयस महोदय, लोयस महोदय के द्वारा आर्थिक भूदृश्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। हृदय स्थल का सिद्धांत जॉन मैकेंडर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत किसके द्वारा, वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, हमने अभी भी बताया वेबर के द्वारा। ठीक है, मॉडल भूगोल पर प्रकाश किसने डाला, पीटर है, किसने डाला है, तो किसने डाला मित्रों, किसने डाला, यहाँ पे कौन सा हमने बताया, तो पीटर किसने बताया था इसको, ध्यान होगा आपको, हमने बताया था वेबर महोदय ने, ठीक है, सॉरी पीटर हैगेट एवं टेलर महोदय ने। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग, कहीं कहीं पे आपको पीटर हैगेट एवं सोर्ल मिलेगा, ठीक है, सोर्ल मिलेगा, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसको बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक। तो आप यही लगाइएगा, टेलर महोदय को हटा दीजिए। इसमें हमने क्या बताया आपको, टेलर बता दिया ना, यहाँ पे टेलर नहीं है, ये टिक लगा है, गलत है, टेलर नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे। मॉडल भूगोल पर जो प्रकाश डाला किसने डाला है, सोर्ल भी इनमें शामिल थे, सोर्ल महोदय, सोर्ल महोदय भी शामिल थे, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मॉडल भूगोल पर प्रकाश डाला किसने, पीटर हैगेट एवं सोर्ल महोदय, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके, रेटजल की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्कस कुंडे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। वोल्कस कुंडे पुस्तक का अनुवाद मतलब किस अनुवाद में हुआ है, तो वोल्कस कुंडे पुस्तक का जो अनुवाद हुआ है किस में हुआ है, किस पुस्तक में हुआ है, तो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में हुआ है किसका अनुवाद, तो वेल्कस कुंडे पुस्तक का अनुवाद जो हुआ है किस में हुआ है, वेल्कस कुंडे पुस्तक का जो अनुवाद हुआ है वो हुआ है किसमें, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। ध्यान रखेंगे, जो यही रेटजल महोदय हैं, इन्हीं की पुस्तक है ये, रेटजल महोदय की ही पुस्तक है, कौन, वेल्केस कुंडे, ठीक है, वेल्केस कुंडे या वेल्केस कुंडे, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, एक्यूमिनी, एक्यूमिनी पुस्तक के लेखक कौन है, एक्यूमिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक्यूमिनी पुस्तक के भी लेखक कौन है, रेटजल महोदय हैं, ठीक, रेटजल महोदय हैं। एक प्रश्न, एक पुस्तक और है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, मतलब जैव प्रजातियों की जो उत्पत्ति है, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन महोदय ही हैं, ठीक। वेल्केस कुंडे हमने बता दी रेटजल की है, ठीक है। और वोल्केस कुंडे जो इनकी पुस्तक थी, जैव प्रजातियों का उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ये डार्विनवाद जिसमें बताया था हमने, वो कब प्रकाशित हुई थी, यानी ओरिजिन ऑफ स्पेसाइस पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ था, ठीक। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, ह्यूमन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं आपके जे जी एच लेबान, जे जी एच लेबान। और मानव भूगोल की समस्याएं नामक पुस्तक लिखी है किसने, तो अल्बर्ट डिमांजिया ने लिखी है, किसने लिखी है, अल्बर्ट डिमांजिया, यहाँ पे जे जी एच लेबान। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के, यानी कि जो इंट्रोडक्शन यानी परिचय किसका, ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो मानव भूगोल का परिचय पुस्तक किसने लिखी है, जे.जी.एच. लेबान ने लिखी है। एक पुस्तक और है मानव भूगोल की समस्याएं, उसको किसने लिखा है, तो मानव भूगोल की समस्याओं को अल्बर्ट डिमांजिया ने लिखा है, ठीक है, अल्बर्ट डिमांजिया ने लिखा है, ठीक। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी, फ्रेडरिक रेटजल ने लिखी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, हार्टसोन है, किस कौन है, हार्टसोन। हार्टसोन का पूरा नाम क्या है, रिचर्ड हार्टसोन, ठीक है, ये पुस्तक लिखते हैं, ठीक। एक प्रश्न पूछा आता है, वाइडल डीला ब्लास किसके शिष्य थे, सॉरी जो है मतलब ये इनके गुरु कौन थे, वाइडल डीला ब्लास के गुरु कौन थे, तो वाइडल डीला ब्लास के गुरु कौन थे, वाइडल डीला ब्लास के गुरु थे जीन्स ब्रूंस, कौन थे, जीन्स ब्रूंस थे, वाइडल डीला ब्लास के गुरु थे। और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के सिद्धांत नाम से पुस्तक लिखी किसने, बिडाल डीला ब्लास या वाइडल डीला ब्लास।
और ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है वाइडर डी लाब्लास या विडाल डी लाब्लास। ठीक, तो जितनी बातें मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। और जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल को कितने विषय क्षेत्र में बांटा है? जी, प्रश्न पूछा आता है तो 4 भागों में बांटा है जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल को। जीन्स ब्रूंस कौन है? जीन्स ब्रूंस वाइडर डी लाब्लास के कौन है? शिष्य हैं। ठीक है, वाइडर डी लाब्लास के शिष्य हैं। ठीक, मानव भूगोल में जो संभववाद है उसके जन्मदाता कौन है? विडाल डी लाब्लास ही हैं। तो संभववाद के जो जन्मदाता हैं विडाल डी लाब्लास हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक हार्टसोन, रिचर्ड हार्टसोन। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों की ओर, और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जर्मनी भूगोलविदों ने किया है, जर्मन के भूगोलवेत्ताओं ने किया। अगला प्रश्न देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पेसाइस यानी जैव प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। और चार्ल्स डार्विन ने कितने सन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था? 1859 में प्रकाशन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, इसलिए मैंने बता भी दिया था बीच में आपको। अगला है वेल्केस कुंडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजल महोदय हैं। इसका पुस्तक का जो हुआ था किसमें हुआ था? हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में हुआ था, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, और आर्थिक भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य का संकल्पना का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किया था। अब आर्थिक भूदृश्य का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? लोयस महोदय ने किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? 15 करोड़ साल पहले। आज के 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है, मतलब उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो अफ्रीका। और ध्यान रखेंगे अफ्रीका जो है वो बहुत गरीब कंट्री है। अफ्रीका बहुत गरीब कंट्री है। अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल पाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। जबकि ठंडा मरुस्थल कौन है? अर्जेंटीना का मरुस्थल है। सॉरी, अर्जेंटीना बोल रहे हैं, अंटार्कटिका का मरुस्थल है सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल। ठीक, ध्यान रखेंगे। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल मतलब मरु मतलब होता है मरी हुई, स्थल मतलब भूमि। तो जो मरी हुई भूमि मतलब जो डिजर्ट होते हैं, डिजर्ट मतलब जहाँ पे उर्वरक क्षमता नहीं होती भूमि की। ठीक, यानी जैसे अपने यहाँ रेगिस्तान में है, ठीक है, बालू है, इसी प्रकार से सहारा मरुस्थल है। वहाँ पे कोई जो है वनस्पतियाँ नहीं उगती, केवल यहीं पे झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं, जैसे जिसमें मदार वगैरह आते हैं, नागफनी कांटेदार वृक्ष जिनमें पत्तियाँ नहीं होती, जिनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। ठीक, वही उगते हैं वहाँ पे। तो कौन सा महाद्वीप मानव प्रजाति के जन्म स्थल का रहता है? अफ्रीका। और पूछा जाएगा जब सभी महाद्वीप समाप्त हो जाएंगे तो कौन महाद्वीप बचेगा? तो अफ्रीका महाद्वीप ही बचेगा, क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? फर्स्ट पेपर में पूछा था प्रश्न। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तीनों रेखाएं मतलब विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये पृथ्वी है आपकी, सबसे बीच से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री देशांतर मतलब 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके 23 डिग्री ऊपर से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, इससे 23.5 डिग्री नीचे आपकी मकर रेखा गुजरती है। इन्हीं तीनों मतलब यहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसे पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो होता है वहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, और ये तीनों रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींची हुई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेसियाई जो प्रजाति है इसकी संख्या सर्वाधिक है, काकेसाइड या काकेसियाई। ठीक, काकेसाइड या काकेसियाई, इन प्रजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रजातियों का विभेदीकरण से संबंधित वीडियो लेक्चर हमारे चैनल बीए क्रैकर पे यानी इसी चैनल पे आपको उपलब्ध मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसको। प्लेलिस्ट लिंक में मैं डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पे है? भारत में। जिप्सी क्या है? प्रजाति है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। भारत में जिप्सी लोगों का मूल स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? रेस शब्द मतलब होता है प्रजाति। रेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रजाति। अब यही रेस शब्द का जो भाषा है वो रज्जा से बना हुआ है। और रज्जा किस भाषा से हुई, मतलब रज्जा किस भाषा का है? तो इटालियन भाषा का शब्द है रज्जा। ठीक है, किसके भाषा का शब्द है? इटालियन भाषा का शब्द कौन है? रज्जा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बर्फीले इलाके में कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? तो स्लेज नाम से जानते हैं। ठीक है,
स्लेज। और जो ध्रुवीय क्षेत्रों में शिकार हेतु संकरी नाव यानी पतली नुकीली नावों का प्रयोग करते हैं उसको हम कयाक कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में परिवहन हेतु नहीं, जहाँ पे ठंडी एरिया होती है, ठंडी एरिया के हम जो कुत्तों के द्वारा गाड़ी खींची जाती है उसको स्लेज। ठंडी एरिया में जो शिकार करने के लिए जो नाव बनाई जाती है पतली आगे बहुत सक्रिय होती है, पतली होती है, उसको कयाक कहते हैं। और जो ठंडे क्षेत्रों में परिवहन हेतु नाव का प्रयोग करते हैं उसको यूनियाक कहते हैं। तो कयाक कहते हैं जो शिकार के लिए नाव यूज करते हैं, और उसको हम यूनियाक कहते हैं जो परिवहन यानी आने जाने के लिए, यात्रा के लिए करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, एस्किमो जनजाति कहाँ पे रहती? ग्रीनलैंड एक जो है द्वीप है, वहां पे एस्किमो जनजाति पाई जाती है। कनाडा में भी जो है एस्किमो पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। आगे बढ़ते हैं हम। प्रसिद्ध, तो ये पुस्तक इटालियन भाषा से है। प्रसिद्ध पुस्तक बुक ऑफ मार्टियस के लेखक कौन है? तो फॉक्स महोदय हैं। ठीक है, कौन है? फॉक्स महोदय हैं। ठीक, कौन है? फॉक्स महोदय हैं, ध्यान रखेंगे, फॉक्स महोदय। ठीक, फॉक्स महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बुक ऑफ मार्टियस के लेखक कौन है? फॉक्स महोदय। अगला है प्रजाति यानी रेस शब्द का अभिप्राय है। तो उपयुक्त सभी है यानी समान शारीरिक लक्षण, समान रक्त वर्ग, समान प्रजनन प्रक्रिया। तो यानी जो प्रजाति होती, प्रजातियों में जैसे प्रजाति बोल दे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कितनी ये प्रजाति रहती है। निग्राइड प्रजातियों में शारीरिक लक्षण समान रहेगा, यानी नाक जिनकी लंबी होगी वो एक प्रजाति में, तो उनकी नाक लंबी 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 मतलब उसी साइड की होगी। कि कोई कद के छोटे होते हैं तो उनकी प्रजाति जैसे मंगोलाइड प्रजाति है, चाइना वाइना वाले जो है ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। तो इनकी दिखते हैं सभी छोटे छोटे एक के जैसा दिखते हैं सभी लोग। ठीक, तो वही होता है, समान शारीरिक लक्षण होता है, समान रक्त वर्ग होता है, रक्त वर्ग भी इनका समान होता है, समान प्रजनन प्रक्रिया होती है, यानी प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो भी समान होती है, यानी उपयुक्त सभी। ठीक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रजाति एक प्रमाणित प्राण शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो क्या है? वंशानुक्रमण पर आधारित होता है, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उप समूह के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ये एक ऐसा समूह होता है, कौन? प्रजाति, जो कि किससे? वंशानुक्रमण से जुड़ा होता है, यानी अनुवांशिकता से जुड़ा होता है, यानी आपके और वंश से यानी आपके बाप दादा या फिर जो परदादा है उनसे जुड़ा हुआ होता है, मतलब वो कैटेगरी मतलब जुड़ी हुई होगी कहीं ना कहीं पे। ठीक, प्रजातीय गुण तथा उप समूह से क्या होता है? जुड़ा होता है। या सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं होती। सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा कौन नहीं होती? प्रजाति नहीं होती। तो प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि क्रोबर महोदय के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा निम्न में से नहीं है। तो प्रजाति जो होती है वो सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है, जबकि जाति धर्म ये सब क्या है? ये सब सांस्कृतिक सामाजिक अवधारणा भी होती है। लेकिन प्रजाति जो होती है ये एक प्राण शास्त्रीय अवधारणा होती है। कैसी अवधारणा होती है? प्राण शास्त्रीय अवधारणा। ठीक, ये बात किसने कही? क्रोबर महोदय ने कही। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं प्रश्न। और मानव प्रजातियों से संबंधित एक परिभाषा दी थी, किसने? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा थी और प्रोफेसर ब्लास महोदय ने दी थी। कि कहा प्रोफेसर ब्लास महोदय ने कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मानव प्रजाति का वर्गीकरण किसके आधार पर? मानव शरीर की आकृति तथा शरीर के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ये परिभाषा दी है किसने? प्रोफेसर ब्लास ने। ठीक है, किसने दी है? प्रोफेसर ब्लास, यानी बीडाल डीला ब्लास। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। मंगोलाइड प्रजाति के वंशज कौन कौन से हैं? ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछाता है मंगोलाइड प्रजाति के वंशज। तो बोडू लोचा लाहुल कनेट। ठीक है, बोडू लोचा लाहुल कनेट, ये जनजाति जो है ये मंगोलाइड प्रजाति के क्या है? वंशज होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। और प्रजातियों से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ज्यादा विस्तृत रूप से यहाँ पे नहीं बताने का प्रयास करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। पीकिंग मानव का समय माना जाता है। पीकिंग मानव का समय माना जाता है 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व पहले पाए जाते थे पीकिंग मानव। ठीक है, नियंडरथल मानव का जो सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 1856 में प्राप्त हुए, जर्मनी के हुसलफोर्ड नामक स्थान से। ठीक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। प्रश्न यही है। प्रश्न देखिए दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, नियंडरथल मानव, ठीक है, का सर्वाधिक अवशेष कहाँ से मिला? तो अफ्रीका एवं यूरोप से मिला है। कहाँ से मिला है? अफ्रीका एवं यूरोप से मिला है। किसका? नियंडरथल मानव का। तो नियंडरथल मानव जो है कहाँ से मिले हैं? नियंडरथल मानव जो है सर्वाधिक अवशेष उनका कहाँ से मिला है? अफ्रीका एवं यूरोप से मिला है। कहाँ से मिला है? अफ्रीका एवं यूरोप से मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा था कि चिंपैंजी तथा गौरिल्ला के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? तो चिंपैंजी तथा गौरिल्ला के सम्मिलित रूप को हम
पोमिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमिंड। ठीक, ध्यान रखेंगे, पोमिंड कहते हैं उसको हम। ठीक है, जब चिंपैंजी, जो बंदर और गौरिल्ला, इन दोनों को, मानव को जब हम मिला देते हैं तो क्या उसको कहते हैं हम? उसको पोमिंड कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, पोमिंड कहते हैं। ठीक, नियंडरथल मानव, यूरोप में नियंडरथल मानव का निवास समय क्या था? जब यूरोप में नियंडरथल मानव रह रहे थे तो वहाँ पे निवास समय यानी कब से कब तक रह रहे थे? ठीक है, तो आप लगभग बोल सकते हैं 7,50,000 से वर्ष से, लगभग जो ईस्वी से, ठीक है, लगभग जो है कितने वर्ष तक? 40,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, इतने वर्ष के पूर्व में रहते थे, यही जो है इनका निवास स्थान है। ठीक, आगे प्रश्न थोड़ा हम देख लेते हैं। वैसे वो प्रश्न जो हमने बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाएगा इतना सारी चीज़ें, क्योंकि डेटा जो होता है उसमें डेटा कलेक्शन में सारी चीज़ें इतने नहीं पूछता है वो। ये पूछेगा कि जो नियंडरथल मानव होते हैं उनके सर्वप्रथम अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, कब प्राप्त हुए हैं? तो 1856 में प्राप्त हुए हैं, जर्मनी के डुसलफोर्ड में प्राप्त हुए हैं। ठीक, पीकिंग मानव का समय कब तक कब माना जाता है? पीकिंग मानव का समय कब तक माना जाता है? 4 लाख वर्ष से 2 लाख वर्ष पूर्व तक। तो 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, तो नियंडरथल मानव का निवास कब माना जाता है? तो यही हमने बताया था आपको कि 7,50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि मानव अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो मानव अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? एकत्रीकरण और आखेट, मछली पकड़ना और पशुपालन। एकत्रीकरण का मतलब होता है इकट्ठा होना लोगों का, आखेट मतलब होता है शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु चारण यानी पशुओं को चराना वराना, ठीक है, पालना। तो ये ए और बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानव अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक चरण था उसके अंतर्गत मानव क्या करना सीखा? एकत्रीकरण होना सीखा, संगठन बनाना सीखा, शिकार करना सीखा, मछली पकड़ना सीखा, पशुओं को चराना, पशुओं को पालना सीखा। ठीक है, आगे देखते हैं द्वितीयक व्यवस्था के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो द्वितीयक व्यवस्था के अंतर्गत खान खोदना नहीं आता है, बाकी परिवहन, उद्योग और विनिर्माण। तो विनिर्माण मतलब होता है एक बार, मतलब कोई चीज है तो उसको फिर पुनः निर्माण करी जाए। एक चीज कोई है उसका फिर निर्माण करें हम, या फिर किसी तत्व को मिला करके कोई नया तत्व बनाएं। तो ये सारी चीजें हम जान चुके थे द्वितीय अवस्था में, जब मानव आर्थिक विकास बढ़ रहा था मानव का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मानव अर्थव्यवस्था विकास की अवस्थाओं में शामिल नहीं है। तो आदिमकालीन अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, कृषि का विकास शामिल है, औद्योगिक विकास शामिल है। ठीक, तो आदिमकालीन अर्थव्यवस्थाएं, कृषि का विकास हुआ, फिर औद्योगिक विकास हुआ, ये शामिल है, जबकि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है वो नहीं शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीयक व्यवस्था। तृतीयक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो तृतीयक व्यवस्था के अंतर्गत कौन नहीं आता? प्रशासन नहीं आता है, जबकि व्यापार यानी ट्रेड, वाणिज्य यानी कॉमर्स और परिवहन ये सभी आते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि बर्फीले इलाके के कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को हम क्या कहते हैं? हमने अभी बीच में ये सारे प्रश्नों को बता दिया था। जो बर्फीले इलाकों में कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है उसको स्लेज कहते हैं। और जो शिकार हेतु सकरी नाव यानी पतली नाव का प्रयोग करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय मतलब होता है पोल। ध्रुव कहाँ पे होता है? ध्यान रखेंगे, ध्रुव कहाँ पे होता है? ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर यहाँ पे एक ध्रुव होगा उसको उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे एक ध्रुव होगा उसको कहेंगे। ठीक है, तो इसी को ध्रुव कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, पोल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पे जो घर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के जो गाड़ी चलाई जाती है, खींची जाने वाली, जो कुत्तों के द्वारा खींची जाती है, उसको हम स्लेज कहते हैं। और यहाँ के जो शिकार करने के लिए सकरी नाव बनाई जाती है उसको हम कयाक कहते हैं। लेकिन एक नाव और होती है जो कि परिवहन के क्षेत्र में निर्माण करती है, यानी परिवहन यानी यात्रा वात्रा करते हैं या फिर व्यापार वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसको हम यूनियाक कहते हैं। वह अगला प्रश्न है कि वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो निवास करते हैं। वह बड़ा द्वीप जहाँ पर एस्किमो निवास करते हैं वो है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके कब्जे में है? डेनमार्क के कब्जे में। किसके कब्जे में है? डेनमार्क के कब्जे में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भारत की हरित क्रांति का प्रतिपादक कौन है? भारत का हरित क्रांति का प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन सी में दिख रहा होगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व स्तर में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति भारत में कब आई? 1967 से 1968। 1967 से 68 ईस्वी में आई। ठीक है, 1967 से 68 ईस्वी के आसपास
माध्यम से क्या हुआ है, गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज पंजाब में जो आप देख रहे हैं, 1 बीघे में लगभग 5 कुंटल 5 से 6 कुंटल गेहूं उत्पादित हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस राज्य पर पड़ा, प्रश्न पूछा था, तो पंजाब राज्य में ही पड़ा था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला देखते हैं, पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल दर्शन है। पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल दर्शन क्या है, भौगोलिक एकता। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माता कौन है। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माता कौन है, तो सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कौन करता है, आदि मानव भी करते हैं, सभ्य मानव भी करते हैं और तकनीकी मानव भी करते हैं, यानी इनमें से सभी करते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का संकेंद्रण है। तो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कहाँ पे रहती है, दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में रहती है। ध्यान रखेंगे, दक्षिणी और पूर्वी एशिया में कौन से देश पड़ते हैं, तो इसमें चाइना पड़ता है और भारत, दोनों पड़ जाते हैं। तो दक्षिणी में भारत पड़ता है और पूर्वी में आपके कौन पड़ता है, चाइना पड़ता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये पृथ्वी है। अब ये कह रहा है कि विश्व की आधी जनसंख्या लगभग कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिणी, माने ध्रुव। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पोल गुजर रहा है, तो पृथ्वी का दक्षिण भाग ये हो गया, ये दक्षिण भाग है। ठीक, और ये पूरब भाग है। देखिए, ये से पृथ्वी को हम बांट दे तो ये देशांतर, यानी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ऊपर वाली, ये वाली, और ये रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब इसको हम बांट दे तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है, यहीं पे निवास करती है। तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या यानी अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही निवास करती है। कहाँ पे, दक्षिणी पूर्व में निवास करती है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही निवास करती है। ठीक है, कैसे निवास करती है, आइए देख लेते हैं थोड़ा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे निवास करती है। ठीक, अब यहीं पे आपका इंडिया पड़ता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में देश है। लगभग 135 करोड़ जनसंख्या इंडिया की है। 140-42 करोड़ जनसंख्या चाइना की है, वो भी यहीं पे पड़ता है। तो चाइना पूर्वी में और दक्षिणी में ये, ठीक है, दक्षिण पूरब, और यहीं पे पूरा स्थित है सारी चीजें। तो चाइना नंबर 1 पे है। ठीक है, और भारत जो है दूसरे नंबर पे है। भारत दुनिया का 17.5% जनसंख्या रखता है। ठीक है, जबकि लगभग 2 कुछ परसेंट के आसपास इसके पास क्षेत्रफल है दुनिया का। लेकिन सबसे जनसंख्या कितनी है, 17.5% है। यानी 100 लोगों में से लगभग 17.5 या 18 लोग भारत के ही हैं। दुनिया में 17.5-18 लोग भारत के ही हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, 100 लोगों में से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो सीढ़ीदार कृषि कहाँ पे की जाएगी, जहाँ पे पानी रोकने के लिए हमको व्यवस्थाएं करनी पड़ती। तो पर्वतीय ढालों पर, पर्वतीय ढाल है, मान लिया पर्वत है, पर्वतीय ढाल है, यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, मतलब पर्वतीय ढाल ऐसे एक बैग नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसे पर्वतीय ढाल है, यहाँ पे भी श्रेणी है, यहाँ पे भी श्रेणी, इसी प्रकार से श्रेणी। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मान लिया खेती करनी है इसको, यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है, इसको खेती करनी है। अब यहाँ पे इसे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एकदम से ढाल है, घर उसका गिर जाएगा, बनाएगा, तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। ठीक, देखिए, तो कुछ इस प्रकार से पर्वत श्रेणियां मैं दूसरे प्रकार से आपको बना के बता दूं। मान लिया ऐसे है, पर्वत ऐसे है। ठीक, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, यहीं पर उसका खेत है, मान लिया ये खेत है उसका। ठीक है, ये खेत है उसका। अब यहाँ पे उसको खेती करना है, तो क्या करेगा वो, यहाँ पे उसका खेत है, तो क्या करेगा वो, यहीं पे ये मेड़बंदी करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, किस क्या करने के लिए, खेत में पानी रोकने के लिए, ताकि यहाँ तक पानी भरा रहे, यहाँ तक पानी भरा रहे। ठीक, तो ये इस बात को ध्यान रखें कि सीढ़ीदार कृषि कहाँ पे की जाएगी, पर्वतीय ढालों पर की जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस फसल पर पड़ा। ठीक है, प्रतिबिंबित होता है या पड़ता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा किस पर, गेहूं की कृषि पर। जबकि हरित क्रांति लाई किसके लिए गई थी, हरित क्रांति लाई गई थी किसके लिए, तो हरित क्रांति लाई गई थी धान के लिए, यानी चावल के फसल के लिए। धान के लिए लाई गई थी, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गेहूं की फसल पर। तो इसीलिए दुनिया, मतलब भारत में पंजाब जो है प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में, हेक्टेयर मतलब उत्पादन करने में पंजाब नंबर 1 पे है, गेहूं उत्पादन करने में। ठीक, ध्यान रखेंगे। जबकि पूर्ण रूप से देखें तो भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पे उत्पादित होता है, तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में पंजाब में। अगला प्रश्न देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि में प्रधानता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में प्रधानता है किसकी, फलों की। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है, फलों की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक भूदृश्य का घटक नहीं है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य का जो घटक नहीं है वो कौन नहीं है, जलवायु। ठीक है, यातायात के साधन, इंटरनेट और आदिवास, ये हैं। ठीक, जलवायु नहीं, सांस्कृतिक। ये किसका है, ये जो किसका है, जलवायु, ये तो भौगोलिक है। ठीक,
सांस्कृतिक कौन है? अधिवास, यातायात के साधन, इंटरनेट, ये सब सांस्कृतिक भूदृश्य के घटक हैं। ठीक, अगला देखते हैं, मेधावी मानव किसे कहते हैं? मेधावी मानव होमोसेपियंस के कहते हैं। होमोसेपियंस, हम लोग कौन से मानव हैं? होमोसेपियंस मानव। कौन है? होमोसेपियंस मानव है। ठीक, तो मेधावी मानव किसे कहते हैं? होमोसेपियंस को कहते हैं। मतलब कि ये थोड़ा बुद्धि में निएंडरथल, पीकिंग, जावा, इन सबसे थोड़ा अलग मानव था, मतलब बुद्धि का विकास इसमें ज्यादा था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अधिवास की निर्माण सामग्रियों में सम्मिलित नहीं है। किसी अधिवास की निर्माण सामग्रियों में सम्मिलित नहीं है, तो सही, सबसे सही बात है सम्मिलित नहीं है। अधिवास मतलब होता है जनजातियों में। जनजातियों में सीमेंट, लोहे की वस्तुएं, सिवाई घासें, ये सब मिल जाएंगे, लेकिन रुई नहीं मिलेगी वहां पे। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं यूरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है तो पंपाज के नाम से। यानी दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान है बड़े बड़े, उनको किस नाम से जाना जाते हैं? या अर्जेंटीना में हो, चाहे अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देश आते हैं, उनमें अर्जेंटीना उरुग्वे भी आता है। जैसे इसमें कोलंबिया आता है, पेरू आता है, इक्वाडोर आता है, चिली आता है, अर्जेंटीना आता है, उरुग्वे, परग्वे, बेलीविया आता है। उसके बाद में पश्चिमी सहारा तो आपका दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। आपका उरुग्वे, परग्वे, बोलीविया ये सब हो गया। उसके बाद में आपका जो है आता है फ्रेंच गुयाना आता है, सूरीनाम आता है, गुयाना आता है, इक्वाडोर आता है। ठीक है, उसके बाद में बेल्जियम आता है। ठीक है, बेल्जियम नहीं आता, बेल्जियम जो आता है वो बोनेक्स कंट्री में आता है, यूरोप की कंट्री है। ठीक है, बेल्जियम। ठीक, ध्यान रखेंगे, सॉरी बेल्जियम बोल दे, बेनेजुएला, तो बेनेजुएला इसमें पाया था। ठीक है, बेल्जियम यूरोपीय कंट्री है, बेनेक्स का देश है, वो बेनेक्स कंट्री है। ठीक है, बेल्जियम सॉरी जो बेनेजुएला है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियाँ पाई जाती हैं, इसलिए सुरा सुंदरियों का देश, जो मतलब सुरा सुंदरियों का देश नहीं है, सुरा सुंदरियों का देश फ्रांस कहा जाता है, लेकिन जो मतलब विश्व सुंदरियाँ अधिक आती हैं बेल्जियम से, बेल्जियम सॉरी यार बेनेजुएला से आती है। ठीक है, बेनेजुएला से आती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, तो दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना और यूरुग्वे में या यूरुग्वे में जो देश है, इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदान को हम पंपाज कहते हैं। जबकि जो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम प्रेरी कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। ठीक है, और जो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया वालों को बेल्ट कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों में हम क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में और मैदान है, बहुत सारे मैदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्राल क्या होता है? क्राल क्या होता है? क्राल जो होता है एक अधिवास होता है। क्राल क्या होता है? अधिवास होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्राल अधिवास होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया और यूरोप के निवासियों को निम्न में से कहा जाता है। तो एशिया और यूरोप के निवासियों को किस प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं हम? काकेसाइड, तो इनको काकेसाइड कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय जनसंख्या का सर्वोच्च प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पे है? ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है, मतलब किस जनजाति की है? तो भीलों की है। भील कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक, और उसी के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एक ही राज्य में नहीं रहते, अलग अलग मतलब राज्यों में भी चले जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, या कथन किसका है? अरस्तु का है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, क्या है? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका? अरस्तु का, अरिस्टोटल का। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति एक परमार्गदर्शिता यानी परामर्शदाता, सॉरी, प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती, या कथन किसका है? बिडाल डीला ब्लास का है। किसका है? बिडाल डीला ब्लास का कथन है। अगला प्रश्न है, स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बुलरिज एवं ईस्ट है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति कहा है ब्लास ने, बिडाल डीला ब्लास ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसकी पीडीएफ जो है इस कहाँ पे मिलेगी? आप जो है क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर देंगे। ठीक है, 9161 93 60 62, उसमें मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। ठीक, या फिर आप जो है हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।
फेसबुक पेज शिवम शुक्ला डी पॉइंट के नाम से होगा, उसको सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न है, प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रॉक्स महोदय ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इग्लू किस प्रजाति का घर होता है? तो एस्किमो के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, कॉसमॉस लिखी गई ये पुस्तक है, हमबोल्ट ने लिखी है कॉसमॉस पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? हमबोल्ट महोदय हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, एशिया के जनसंख्या जमघट का मुख्य कारण क्या है? मतलब एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुकूल कृषि परिस्थितियां, अनुकूल कृषि परिस्थितियां। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। ठीक है, कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत है। ठीक, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, कौन है? रूस है। ठीक, उसके बाद में कौन सा है? रूस के बाद में कौन सा देश है? तो रूस के बाद में आपका कनाडा है। रूस के बाद में कौन के बाद में कनाडा के बाद में कौन सा है? चाइना है। चाइना के बाद में कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका के बाद में कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील के बाद में कौन सा है? तो ब्राजील के बाद में आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत है। मतलब पहले नंबर पे आपका रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे क्या है? चाइना है, चौथे नंबर पे अमेरिका है, और पांचवें नंबर पे आपका क्या है? ब्राजील है, और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे अपना भारत है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कॉसमॉस अध्ययन है। कॉसमॉस में अध्ययन किसका किया था? विश्व भूगोल का अध्ययन किया था। ठीक, विश्व भूगोल का अध्ययन किसमें किया था? कॉसमॉस के अंतर्गत। कॉसमॉस पुस्तक किसने लिखी है? कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? हमने बताया था हमबोल्ट ने लिखी। कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? हमबोल्ट है। कॉसमॉस में अध्ययन किसका किया था? विश्व भूगोल का। अगला प्रश्न देखिए, एक आत्मा एक जीव प्रकृति का मर्म है। एक आत्मा एक जीव प्रकृति का क्या है? मर्म होता है। या विचार किसने दिया? कार्ल रिटर महोदय ने दिया। किसने दिया? कार्ल रिटर महोदय ने। अगला प्रश्न देखिए, संभववाद के प्रवर्तक कौन है? संभववाद के प्रवर्तक हैं विडाल डी लाप्लास। अगला प्रश्न देखिए, मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, ये कहा है ईसी सैंपल ने। एसी सैंपल। ठीक है, ईसी सैंपल ने कहा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, तो इतने प्रश्न आपके सबसे इंपॉर्टेंट थे, इतने प्रश्न हमने बता दिए। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थे। लगभग आपके 100 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं मित्रों। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ध्यान रखिए इतनी बात को। और विश्व स्तर पर कुछ मिलती हैं आपको जनजातियां, जिनको भी याद करना होता है। जैसे कि मसाई जनजाति कहाँ की रहती है, या फिर माओरी जनजाति, तो कहाँ पे? माओरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। मयाज कहाँ की? ग्वाटेमाला में रहती है। बुशमैन कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में रहती है। ठीक, इन सभी बातों को भी आपको ध्यान रखेंगे। जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा आता है, उसको हम कर नहीं पाते। प्रश्न पूछा गया था मित्रों 2019 की परीक्षा में। 2019 में आया था आपका प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि यही प्रश्न पूछा गया था, एक आत्मा एक जीव प्रकृति का मर्म क्या है? तो कब पूछा गया था? तो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया था, इसका यही वाला, ये वाला। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये भी पूछा गया था। ये चार के चारों प्रश्न हमने वहीं से लिए हैं, उसके उस पेपर से 19 के। तो अभी 21 में जरूर आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए फिर हम मिलेंगे। और ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है, ग्रिफिथ टेलर के मतानुसार विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है। 2019 में भी प्रश्न पूछा गया था, ग्रिफिथ टेलर के मतानुसार विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति है। तो निग्रेटो प्रजाति। कौन प्रजाति है? निग्रेटो प्रजाति। कौन है? निग्रेटो प्रजाति। मित्रों ध्यान रखेंगे इतनी बात। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बातों को आप। ठीक, तो फिर कुल मिलाकर के आपने समझ लिया सारी बातों को। पुस्तकें हमने बता दी। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है? डिमांजिया है। रिवीजन कर लीजिए फटाफट। ठीक, डिमांजिया। ठीक, एक बात ध्यान रखिए मित्रों, एक बात बताना चाहूंगा चलते चलते, कि पढ़ाई आप लोगों को करना है। ये मॉडल पेपर जैसे कि आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब इससे रिलेटेड मतलब जो बीच बीच में हमने बातें बताई हैं, बीच बीच में हमने प्रश्न कुछ बताए होंगे, वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। जब परीक्षा का समय नजदीक आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? ईयरफोन एक बढ़िया सा खरीदेंगे। लोकल मत खरीदेगा, कि उससे कान खराब हो जाएगा। तो भाई अच्छा सा ईयरफोन ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो हेडफोन वगैरह ले लीजिएगा, उसको लगा लीजिएगा।
तो उससे आपके कान पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आसानी से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ईयरफोन लगा करके ये पूरा लेक्चर 1 घंटे का जो है इसको सुन लेंगे। अब जब इसको लेक्चर आप सुन लेंगे पूरा, उसके बाद में क्या होगा आपका, उसके बाद में ऐसे सुनते रहेंगे तो 2-3 बार जब सुन लेंगे पूरा एग्जाम टाइम में, तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हमने इनमें बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कहीं भी आप जो है किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो ये प्रश्न मिलेंगे। और अधिकतर जो है हमने प्रश्नों को जो जो प्रश्न पूछे गए थे उसको भी बताया है, जो आने की संभावना उसको भी बताया है, ठीक है। तो एक प्रश्न से रिलेटेड कई प्रश्नों को हमने बता दिया, तो लगभग 100 से कहीं अधिक प्रश्नों को हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और याद बिल्कुल इसे रटना नहीं कि इनका ये किया था, इनका ये किया था, बस 3-4 बार वीडियो को देखना है। एक प्रश्न ध्यान रखेंगे, मक्का की उत्पत्ति किस देश में हुई है। मक्का की उत्पत्ति प्रश्न पूछा गया था कि मक्का की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो मक्का की उत्पत्ति प्रश्न पूछा गया था अमेरिका में हुई। ध्यान रखेंगे मक्का की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुई है, तो मक्का की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है अमेरिका में, ठीक है। परिवहन के साधनों का विकास लौह युग में हुआ है। लौह युग में यानी जो लौह युग था उसी में परिवहन के साधनों का विकास हुआ है। गेहूं की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है, इराक में गेहूं की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, वहीं से मानी जाती है, ठीक है। गेहूं की उत्पत्ति यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्नों को हमने नहीं बताया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आदि मानव के व्यवसाय का विकास कितने चरणों में प्रकाशित हुआ, तो 3 चरणों में। 3 चरण हमने आपको बीच में बताया भी था, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मांस अपने भोजन के रूप में कौन उपयोग करते हैं, तो एस्किमो जनजाति, सॉरी जो मसाई जनजाति होते हैं वो सबसे ज्यादा मांस का उपभोग करते थे। ये सारे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट थे, तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। आराम से इसको वीडियो को हेडफोन लगा करके देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से आप जो है सारी प्रश्न करके आएंगे एग्जाम में, प्रश्न अधिकतर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने करवा रखा है, ठीक है, इसी चैनल पर है, प्लेलिस्ट में लिंक सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।